हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिनों बिहार दरोगा मद्य निषेध का परीक्षा संपन्न हुआ है 16 तारीख को, 16 जुलाई 2023 को। और इसमें क्या हुआ कि बहुत ऐसे प्रश्न पूछे गए जो निश्चित रूप से बहुत ही आसान थे, सबके लिए आसान था, बहुत ईजी था। लेकिन इसी बीच में कुछ प्रश्न ऐसे भी थे जो निश्चित रूप से परेशान करने वाला था, कष्ट देने वाला था, नहीं बनने वाला था। और सभी विद्यार्थियों को लगा कि पूरा परीक्षा बहुत आसानी से चला गया है, बहुत इजी प्रश्न था। मैंने 85, 92, 87, 72, 75 इस तरह से जिस किसी को भी मैंने पूछा जो परीक्षा में बैठे हैं उनमें से सब के सब ने कहा कि बहुत अच्छा स्कोर किया हो। लेकिन जब मैंने इसे गौर से देखा, कुछ प्रश्नों को छांट करके आपके बीच में लाया हूँ। आपको सिर्फ इस प्रश्न को मैं जल्दीबाजी पढ़कर सुनाऊंगा, क्योंकि आंसर टिक आउट पहले से ही किया हुआ है, इसमें ज़्यादा समय मैं नहीं लेने वाला हूँ। लेकिन विचार करना है। इसमें कुल मैंने 39 प्रश्न को लिया है, हिंदी अंग्रेजी सहित। इस 39 प्रश्न में ईमानदारी से बताना है कि कितने प्रश्न, जो होशियार अपने आप को ज़्यादा समझते हैं उनको मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो निश्चित रूप से विद्यार्थी के रूप में तेज हैं, अच्छी समझ रखते हैं, वह लोग जरूर कमेंट करिएगा कि आपका इन 39 प्रश्नों में से कितने सही हुए हैं या फिर आप इसको कितना बना पाए हैं। तो यही तय करेगा कि आपका रिजल्ट हो जाएगा अथवा नहीं। रिजल्ट का कट ऑफ क्या होगा इसके लिए मैं बाद में बताऊंगा आपको। अंतिम में हो सकता है कुछ ना कुछ हिंट्स आपको दूं कि मिनिमम कितना आना चाहिए ताकि आपका जो है कि रिजल्ट कंफर्म हो जाएगा। तो मैं जनरल की चर्चा कर दूंगा, बाकी आप लोग अपने कैटेगरी के हिसाब से इसको समझ लीजिएगा। तो कुछ प्रश्नों को मैंने यहाँ लिया है, थोड़ा सा तेजी से पढ़ देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? यह प्रश्न आप बताइएगा कि आसान था या भारी। और आसान भारी जो भी रहे, यदि आप बना लेते हैं आसान था, नहीं बना भारी था। तुक्का लगाकर किसी किसी का यदि सही भी हो गया होगा तो यह नहीं सोचिएगा कि प्रश्न आसान था, क्योंकि हमने भी एक लंबे समय बिताया है प्रश्नों के साथ, और आज भी आप लोगों के साथ ही, प्रश्न के साथ ही बिताता हूँ। कोई भी परीक्षा हो, बहुत अच्छे से परीक्षा पर नज़र होती है, बहुत सारे सेट मैं आप लोगों को उपलब्ध कराते रहता हूँ। तो इस प्रकार से एक लंबा समय हम लोगों ने यहाँ पर दिया है, इसलिए एक अनुभव है, अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ। आइए लेट क्या करना है बातों में, यहाँ शुरू करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है यहाँ पर, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। ये प्रश्न ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी अमूमन सभी विद्यार्थियों के लिए आसान नहीं था, अच्छे विद्यार्थियों के लिए आसान था। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। ये होता है ऑयस्टर, ठीक है। आइए तीसरा प्रश्न को मैंने लिया है, टफ प्रश्न को मैंने एकत्रित किया है यहाँ पर। तो निम्न केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? ये प्रश्न सोचिए कि कैसा है। यदि किसी को खोज कर भी कहूँ ना उत्तर मारने के लिए तो 20 मिनट लगेगा, विश्वास करिए। नहीं तो जो नहीं जान रहा है उसको कहिए कि खोज के निकालो कि कौन सा उत्तर होगा, 20 मिनट लगेगा या ज़्यादा भी लग सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर? हरात्मक माध्यम। चौथा प्रश्न है, ईस्वी सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी? आपको सिर्फ विचार करना है प्रश्नों पर कि भारी है कि हल्का है। टोटल प्रश्न 39 लिया है मैंने। इस 39 में यदि किसी ने 15 भी बनाया है तो ये जरूरी नहीं है कि इससे जो 61 प्रश्न रहा एकदम 1 से 61 तक सही ही रहेगा, उसमें भी कुछ गलती रहेगा। तो कुल मिलाकर तय कर सकते हैं कि क्या होने वाला है। आइए 5वें नंबर प्रश्न को भी पढ़ लेता हूँ। मैं तेजी से प्रश्न पढ़ूंगा, अब ज़्यादा बातें नहीं। निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? तो यह प्रश्न भी ज़्यादा भारी नहीं है, ठीक है, मॉडरेट है। तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड। छठा प्रश्न है, मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन दिया था वो क्या कहलाती थी? तो ये फिफ कहते हैं। ये जब उत्तर नहीं लगाए होंगे तब आपको पता चला होगा कि इस प्रश्न पर क्या कन्फ्यूजन है। जब उत्तर पता है तब आपको कुछ कन्फ्यूजन नहीं पता चलेगा, फर्स्ट स्टेप में पता चलता है कि क्या परेशानी है उत्तर लेने में। 7वां नंबर, निम्न में से कौन से पादप युग में उभयलिंगी? देखिए यहाँ पर उभयलिंगी पुष्प यदि आप समझते भी है ना तो दो पुष्प को लगाया गया है एक साथ। आपको दोनों को दोनों पता रहेगा तभी उत्तर ले पाइएगा, नहीं तो मिस कर जाइएगा। एक पुष्प रहता तो लेना आसान था।
तो गुड़हर और सरसों जो दिया गया है यह दोनों को दोनों उभयलिंगी। उभयलिंगी का मतलब क्या है? एक ही पुष्प में दोनों नर और मादा दोनों लिंग उपस्थित हो। बहुत सारे ऐसे पुष्प होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ नर होते हैं, नर पुष्प, और बहुत ऐसे पुष्प होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मादा पुष्प होते हैं। पक्षियों के, कीटों से, हवा से, जानवरों के पैर से, इस प्रकार से कई कई माध्यम से परागण की क्रिया होते रहती है। चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व किया था? ये सोचिए कितना भारी है। ज़्यादातर स्टूडेंट इंग्लैंड लगाया होगा, याद रखिएगा, क्योंकि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में आई थी। तो भौगोलिक अनुसंधान, भौगोलिक अनुसंधान का मतलब यदि याद कीजिएगा, वास्को डी गामा भारत आया, किसके साथ आया? जिसके साथ भी आए, लेकिन वह पुर्तगाली यात्री था जब भारत आया। अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया। कहाँ के यात्री थे? पुर्तगाल के थे। तो भौगोलिक अनुसंधान का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। यह उत्तर पता चलने के बाद भले ही आसान लगे, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में जब क्वेश्चन देखेंगे और ऑप्शन देखिएगा कन्फ्यूज आ जाइएगा, सोचिएगा पता नहीं क्या उत्तर होने वाला है। 9वां नंबर प्रश्न, डेमोस शब्द का तात्पर्य। यह सोशियोलॉजी जिनका होगा, समाज शास्त्र के जो विद्यार्थी होंगे उनके लिए बहुत आसान होगा। हालांकि यह प्रश्न भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। डेमोक्रेसी से बना है। डेमोक्रेसी 2 शब्द से बना है, 2 ग्रीक शब्द से, डेमोस और क्रैशी। डेमोस का मतलब जनता, क्रैसी का मतलब शासन। जानते होंगे, लेकिन ये समझिए कि बोनाफाइड स्टूडेंट ही जानेगा। सब विद्यार्थी का औकात नहीं है, उसके औकात से ऊपर का प्रश्न है। जो सोशियोलॉजी पढ़ा है उसके लिए आसान हो सकता है। आपको मैं जब दरोगा का सेट में आपको उपलब्ध करवाते रहता हूँ, मॉक टेस्ट मैंने आप लोगों को रेगुलर वे में उपलब्ध करवाते रहा है, कहते रहता हूँ इस बात को कि कुछ ना कुछ एक आध प्रश्न सोशियोलॉजी से रहता है। मैं आपको देता भी हूँ बीच बीच में, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है। तो आप में से जो रेगुलर विद्यार्थी हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, दरोगा और पीसीएस, बीपीएससी वगैरह सब निकालना चाहते हैं, तो जो मॉक टेस्ट मैं दरोगा परीक्षा के नाम पर दे रहा हूँ, यह दरोगा और बीपीएससी दोनों परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसको रेगुलर वे में देखना नहीं भूलिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10 पर। नामीब मरुस्थल। नामीब मरुस्थल, अब जब उत्तर पता चला तो अफ्रीका में है, नहीं तो बहुत मुश्किल प्रश्न था। आसान प्रश्नों में से यह भी नहीं है। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है। तो एससी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास से, ठीक है, बाबू जगजीवन राम। यहाँ पर यदि तेज विद्यार्थी होंगे ना तो क्लू मिलता है। राम टाइटल जो है कि एससी कैटेगरी के लोगों का होता है, तो इससे क्लू लिया जा सकता था, लेकिन आसान प्रश्न नहीं है इतना क्लू निकालना। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न बहुत भारी नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। 13 नंबर, बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? तो शॉन कॉनरी। पता नहीं, आप बुक खोज कर बताइएगा कि किस बुक में पढ़ा है, यदि किसी ने पढ़ा है तो। ठीक है, ये प्रश्न मुझे उम्मीद है कि जितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया किसी ने नहीं पढ़ा होगा। आइए, और किसी ने पढ़ा है और अब मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, किस बुक में पढ़ा है ये भी कमेंट कीजिएगा, मैं भी देखना चाहता हूँ। आइए 14 नंबर प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? लीजिए सोचिएगा, प्रश्न मैंने कलेक्ट किया अलग से, उसी प्रश्न से सभी प्रश्न को निकाला। 15वां नंबर प्रश्न, बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है? यह करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स को हालांकि मैंने उस साइड लिया है तो यहाँ पर आ गया है, तो कोई बात नहीं। ये किसने लिखा था? तो यशवंत व्यास ने। उसके बाद नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो भगत सिंह के द्वारा। उसके बाद आगे क्या है? आगे 17वां नंबर प्रश्न है, भारत के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स का प्रकाशन जो है कि कौन करता है? तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है, निर्यात तैयारी सूचकांक, नीति आयोग द्वारा जारी होता है। कोरापुट खाने जो है किस राज्य में स्थित है? बताइए, कौन कौन जानते हैं आप लोगों में से? कमेंट करते चलिएगा। 19 नंबर, चमगादड़ तथा पक्षी के पंख। यह भारी प्रश्न नहीं है, यह आसान प्रश्न भी नहीं है, लेकिन बहुत भारी भी नहीं है, ये आप लोग पढ़े होंगे।
तो ये सब फिर भी, लेकिन सभी विद्यार्थियों को ये पता नहीं था। जो बोनाफाइड स्टूडेंट है, अच्छा स्टूडेंट है, उसी को पता होगा। यह प्रश्न रिपीट हो गया यहाँ पर, तो 19 प्रश्न इधर से ले लीजिए। उसके बाद आपका क्या है कि उसके बाद मैंने समसामयिक प्रश्नों पर आधारित भी, चूँकि लगभग ज़्यादातर समसामयिक जो है कि वह टफ ही था। तो हिमालयी भालू और विशाल पांडा किस जातियों का उदाहरण है? तो एक विद्यार्थियों ने जो है कि मुझे कमेंट किया था कि वल्नरेबल होगा, तो हो भी सकता है। थोड़ा सा इसको बारीकी से आप लोग चेक करेंगे, क्योंकि इस टाइप में अलग अलग उत्तर आपको जो है कि नेट पर भी मिलेगा, और एक्यूरेट इस करंट अफेयर्स को आप नेट पर ही देख सकते हैं, और नहीं तो फिर देखना आसान काम नहीं है। तो नेट पर देख लेंगे और सही देखिएगा कि क्या है। क्योंकि एक स्टूडेंट जो है, बढ़िया स्टूडेंट है, मुझे लगा कि है, उन्होंने वल्नरेबल यानी शुभोदय प्रजातियाँ उत्तर मुझे बता रहा था। आप भी कमेंट जाके पढ़ सकते हैं। उसके बाद दूसरा है कि प्रधानमंत्री PBTG विकास मिशन जो है कि डैश के विकास से संबंधित है, तो यह आदिवासी समूहों से संबंधित है। यह प्रश्न आसान में से नहीं है। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसार विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा? यह इसरो करेगा। सोचिएगा कि प्रश्न कैसा मैंने आपको दे रहा हूँ। सब मिला करके, चूँकि एक प्रश्न रिपीट हो गया, तो 38 प्रश्न मैं आपको एक साथ इकट्ठा करके दे रहा हूँ, और 38 में से जो बच जाता है 62 क्वेश्चन, वह 62 क्वेश्चन आसान नहीं था। बार बार मैं कह रहा हूँ, वह 62 प्रश्न, सॉरी, वह 62 प्रश्न आसान जरूर था, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने 62 में 62 सही किया होगा। कुछ ना कुछ उधर में गलत हुआ होगा। यानी कुल मिलाकर यदि देखा जाए कि इन टफ प्रश्नों में से यदि आप आधा भी बना लेते हैं और उधर भी आपका 62 प्रश्न में से कुछ गलत हो जाता है, तो सोच लीजिए कि तेज विद्यार्थियों की ये दशा है, तो कट ऑफ क्या होने वाला है। मैं बार बार कट ऑफ की चर्चा कर रहा हूँ। कट ऑफ के लिए हो सकता है कि मैं वीडियो आपको एक दूँ। आइए चलते क्वेश्चन नंबर आगे, कि टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने डैश में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो किस क्षेत्र में किया? टेनिस में किया। ये ठीक है। अब बात है कि सुमित नागल का नाम लिया गया, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया। यहाँ पर सुमित नागल ने कोई पदक नहीं जीता था, याद रखिएगा। भारत कुल मिलाकर 7 पदक जीता था, जिसमें सुमित नागल ने कोई पदक नहीं जीता था। हाँ, इन्होंने कारनामा 25 साल के रिकॉर्ड को तोड़कर भरे दिखा दिया था, लेकिन इन्होंने कोई पदक नहीं जीता था। तो पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों का तो नाम ही याद नहीं रहता है, और जिसने पदक नहीं जीता उसका नाम याद रहेगा। तो अच्छे स्टूडेंट को तो बात अलग है, साधारण स्टूडेंट के बस की बात नहीं है, और इसको टफ प्रश्नों में से गिना जाएगा। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? साधारण 5-7 याद लोग करता है। सतर्कता आयुक्त कौन याद करता है? बहुत रेयर स्टूडेंट याद करता है। तो आपसे याद करा कीजिए। देख रहे हैं ना कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आसान बात नहीं है। 7वां प्रश्न, कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? उसके बाद 8वां, भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की डैश एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जुड़ा है। तो ये जुड़ा है पाइथन 5 को। सोचिए कि प्रश्न की प्रकृति, प्रश्न की कोटि कितनी उच्च है। NVS-01 एक क्या है? राइफल है, मिसाइल है, तो है भैया जी उपग्रह है। उसके बाद क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 के थीम क्या थी? तो थीम क्या थी? थीम आसान नहीं है, बहुत सारा थीम याद करना पड़ता है, और उसमें भी जैव विविधता दिवस का थीम। इस टाइप से अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम लोग याद कम ही करते हैं, बिरले करते हैं। उसके बाद E20 क्या है? E20 क्या है? अल्कोहल मिश्रित है, पेट्रोल है। आइए, और हिंदी अंग्रेजी तो आप लोगों ने पहली बार देखा होगा। कुल 8 प्रश्न है। आप 8 प्रश्न को भी एक बार बारीकी से धीरे धीरे देख लीजिए और मुझे बताइए कि इस 38 प्रश्न में से आपका कितना सही हो सकता है। मैं एक बार फिर से धीरे धीरे खिसकाता हूँ, जहाँ पर आपको लगेगा आप वहाँ स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बना कर देखेंगे, ठीक है। और मुझे बताइएगा कि इस 38 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपके सही हुए, और आपके कमेंट के आधार पर तब मैं कटअप तैयार करूँगा। और जो भी कटअप तैयार करूँगा वह कटअप आप लोगों के लिए नहीं, सभी विद्यार्थियों के लिए एक्यूरेट होगा। यदि कटअप की बात की जाए तो याद रखिएगा कि दरोगा में
दरोगा परीक्षा के लिए जो मैंने कटअप दिया था अभी भी यूट्यूब पर होगा, मैंने उसे हटाया नहीं है। एक्यूरेट था बिल्कुल, 1 नंबर भी आधा नंबर भी आगे पीछे नहीं, जो मैंने दिया वही आया। तो कटअप जो कोई भी बनाएगा ना, कटअप करने में मेहनत लगता है भाई, ऐसा नहीं कि जो मन में हुआ कुछ बोल दिए। हालांकि बहुत अच्छे टीचर हैं, उन लोगों का कटअप यदि नहीं भी मैच करे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो भी बोल रहे हैं वो बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। और कटअप लोग अनुमान करता है, कटअप कोई बागेश्वर धाम सरकार के जैसा तो नहीं है कि एकदम आंख बंद किए और सही सही बता दिए। उन्हीं से कटअप बनवाना पड़ेगा तो एक्यूरेट होगा। हम लोग जब कभी भी टीचर के माध्यम से बनाया जाएगा तो क्योंकि यह गेस किया हुआ है तो 100% सत्य ना भी हो तो आप लोगों को उग्र होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा था कि लास्ट में कटअप पर चर्चा करूंगा, हालांकि और संशोधित कटअप मैं एक बार सटीक कटअप दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि 75 से नीचे, लगभग 75, चाहे 73 हो जाए, 73.5 हो जाए, 74 हो जाए, इस टाइप का ही आपका कटअप होने वाला है। इससे ज़्यादा कटअप नहीं जाएगा, लिख कर ले लीजिए। बाकी एक्यूरेट की बात रही तो कल नेक्स्ट डे जो होगा मेरा वीडियो, उसमें मैं एक्यूरेट सटीक कटअप बना कर दूंगा और उम्मीद कीजिएगा कि वह कटअप आपके बागेश्वर धाम सरकार की तरह सही हो। जय हनुमान जी की जय। इसी प्रकार से बने रहिए शाही पाठशाला के साथ, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाऊंगा मैं। और दरोगा का सेट मैं नियमित रूप से दे रहा हूं, उसको देखते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न का संग्रह वहां पर मैंने किया है, साधारण प्रश्नों का संग्रह नहीं किया है, क्योंकि दरोगा उच्च कोटि का ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए है, साधारण विद्यार्थी का वहाँ कोई जगह नहीं होता है। तो जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जिनकी तैयारी पूर्व से अच्छी है, उनको टाइम पास करने के लिए साधारण क्वेश्चन मैं नहीं देता हूँ, स्टैंडर्ड प्रश्न को सिर्फ वहाँ पर देता हूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा मिल सके। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।